हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी की 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है, दैनिक गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है, यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, यानी पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। यानी हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी यहाँ दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, घूमती रहती है, तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे हम कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि उसकी जो कक्षीय सतह है, अगर उससे मापा जाए तो पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कि कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं कक्षीय समतल। यानी पृथ्वी के कक्ष के द्वारा जो समतल बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मतलब पृथ्वी पर जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। और पृथ्वी का आकार कैसा है? हमारी पृथ्वी गोले के समान है, तो एक समय में पृथ्वी के सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग पे दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। यानी जिस तरफ पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है उस भाग में दिन होता है, और जो भाग पृथ्वी का सूर्य से दूसरी दिशा में होता है उस भाग में रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो कि दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी ग्लोब पर वो वृत्त जो कि दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि हम चित्र में देखेंगे अभी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर एक घूर्णन गति पूरा करती है तो उसमें पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन काल है उसे ही हम पृथ्वी दिन कहते हैं, और ये पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ दिखाया गया है, यह है पृथ्वी का कक्षीय समतल। इसे हम कहते हैं पृथ्वी का कक्षीय समतल, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। और यह है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाली रेखा। और पृथ्वी का जो कक्षीय समतल पर लंब होता है वो है 23.5 डिग्री। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और प्रदीप्ति वृत्त क्या है? पृथ्वी के आधे भाग में ही एक समय पर सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। यानी जो भाग पृथ्वी का सूर्य की तरफ होता है उस भाग में दिन होता है, जबकि दूसरी तरफ रात होती है। तो इन दोनों को जो विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। यानी उस वृत्त को कहते हैं हम प्रदीप्ति वृत्त। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। क्या होगा अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, एक ही स्थान पर स्थिर रहे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग में, यानी जो भाग पृथ्वी का सूर्य की तरफ रहेगा उस भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी
और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि हमें पृथ्वी पर सभी प्रकार की जो जीवन के लिए परिस्थितियाँ हैं वो मिलती हैं। लेकिन अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन ना करे, हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहे, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होगा उस भाग में लगातार सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी। और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होगा उस भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और वहाँ हमेशा ठंड पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो कि सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती रहती है उसे हम कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए इसमें 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर पूरा करती है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। लेकिन हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का ही मानते हैं और उसमें 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। यहाँ एक फैक्ट बताया गया है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी जो भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। अभी हमने जो 365 दिन का वर्ष देखा था उसमें जो 6 घंटे बच जाते हैं तो वो 4 वर्षों में 6 घंटे मिलकर 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, यानी वो एक दिन बन जाता है 4 वर्षों के बाद। और इस अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ते हैं, यानी इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। और इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन की होती है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यानी जो वो 6 घंटे बच गए थे उन्हें हम जब मिलाते हैं 4 वर्षों के बाद तो वो 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, यानी एक दिन बन जाता है। तो उस अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ते हैं और प्रत्येक चौथे वर्ष जो फरवरी का महीना होता है वो 28 की जगह 29 दिन का होता है। और उस वर्ष में 365 की जगह 366 दिन होते हैं। और जिस वर्ष में 365 की जगह 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। पथ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्ताकार, इसे कहते हैं वृत्ताकार, और एक होता है दीर्घवृत्ताकार, इसे कहते हैं हम दीर्घवृत्ताकार। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है वो वृत्ताकार पथ पर नहीं करती है बल्कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यानी हमारी पृथ्वी अपनी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। और सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। यानी एक वर्ष को हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 ऋतुओं में बांटते हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है? ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। रीज़न भी बताया गया है कि इन ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है तो परिणाम स्वरूप ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इक्कीस जून को जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ होता है, तो उस भाग में दिन लगातार पड़ता है। जो 21 जून है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय होती है ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है शीत ऋतु। याद कैसे रखना है? हम एक ही ऋतु को याद रखेंगे। अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में उसकी विपरीत ऋतु मिलेगी शीत ऋतु। और अगर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी फिर ग्रीष्म ऋतु। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है
उस स्थिति को कहते हैं हम उत्तरी अयानांत। और उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। उसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उस स्थिति को कहते हैं हम दक्षिणी अयानांत। उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है दिसंबर के महीने में, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब आते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की जो परिस्थितियाँ होती हैं उन पर बात करते हैं। 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ना तो कर्क रेखा पर लंबवत होता है और ना ही मकर रेखा पर, बल्कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। तो जब 21 उस स्थिति को कहते हैं हम विषुव। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं तो उस स्थिति को हम विषुव कहते हैं। जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय होती है बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है उस समय शरद ऋतु। 21 मार्च की बात है। और जब 23 सितंबर की स्थिति होती है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में होती है शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है बसंत ऋतु। तो हमें एक याद कर लेना है, दक्षिणी मतलब अगर हमें उत्तरी गोलार्ध का पता है तो हम दक्षिणी गोलार्ध का आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत ऋतु होगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसकी विपरीत ऋतु होगी शरद ऋतु। अब आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। अभी हमने देखा था मैं चित्र में 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? वो पड़ती हैं 21 जून को। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जब सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में जाहिर सी बात है कि ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए ध्रुवों के पास जो ऊष्मा होती है वो कम प्राप्त होती है। उत्तर ध्रुव उस समय सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। जो हमारे ध्रुव हैं वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो उत्तर ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए वहाँ पर 6 महीने लगातार दिन होता है। और जब सूर्य दक्षिण में चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में लगातार 6 महीने रात होती है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है। आगे देखते हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो जो विषुवत वृत्त के उत्तर का भाग है, जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, उसमें उस समय गर्मी का मौसम होता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी की जो ये अवस्था है 21 जून वाली अवस्था, इसे उत्तर अयानांत कहते हैं। अभी हमने देखा था मैप में भी। अब आते हैं 22 दिसंबर वाली स्थिति पर। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन वाली तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयानांत कहा जाता है। यानी जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है? दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो इसमें वही बताया गया है। और पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं हम दक्षिण अयानांत। यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमके यानी उत्तरी गोलार्ध में हो तो उसे उत्तर अयानांत, और जब दक्षिणी गोलार्ध में हो तो उसे दक्षिण अयानांत कहते हैं। यह एक फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो उस समय शरद ऋतु होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया में
जो क्रिसमस का पर्व होता है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर। अब आते हैं जब सूर्य ना तो कर्क रेखा पर लंबवत होता है और ना ही मकर रेखा पर, बल्कि विषुवत रेखा पर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकती हैं तो उस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, और इस अवस्था को हम विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत ऋतु होती है। यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसके विपरीत ऋतु होगी बसंत ऋतु। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी जो दिन और रात होते हैं और जो ऋतु में परिवर्तन होता है उसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर किसी का कोई भी सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।